हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी जो क्लास चल रही है इस समय वह है दिव्यांग बालकों की, जिसमें हम श्रवण बाधित बालकों का जो है अध्ययन कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। और बच्चों देखिए, जो है इस समय दिव्यांग जो चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी चैप्टर आपका छूटा नहीं है और पाठ्यक्रम के हिसाब से आपका सारे ही क्लासेस मैंने सैद्धांतिक रूप से आपको बता दिए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा दृष्टिबाधित बालक का। श्रवण बाधित बालक हमारे हो चुके हैं और आगे चल के आपको सारी ही जानकारी इस विषय में दी जाएगी। ये टॉपिक ऐसे हैं कि जो है आपका हर बार पेपरों में आते ज़रूर हैं। इसमें जो है कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो अधिगम योग्यता वाले होते हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेसिया, जो अक्सर पेपरों में आपके फंसते हैं, ये भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर आगे वीडियो में दी जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा दृष्टिबाधित बालकों का रहेगा। किस किस प्रकार के दृष्टिबाधित बालक होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी मानसिक योग्यता कैसी होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, कारण कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण, और कैसी आँखों की जो उनकी प्रतिशत होता है, कौन सी क्षतिपूर्ण आँखें होती हैं, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं बिना देर करे कि दृष्टिबाधित बालक। ठीक है, देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसे आप किस चीज़ से आप अध्ययन कर रहे हैं और हमारी वीडियो से आपको कितना लाभ हो रहा है, कैसे हमारी वीडियो आपको कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है या आपको कितनी समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेत्र मनुष्यवश सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। यह फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। देखिए, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको डीपली बता रहे हैं हम, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब काय पर बनते हैं, रेटिना पर। क्वेश्चन बन रहा है आपका यहाँ पर। नेत्र का एक विशेष प्रकार का प्रकाशक यंत्र होता है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का होता है। देखिए, नेत्र का लेंस किस से बनता है, प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का होता है। ध्यान रखिएगा, नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, देखिए, दृढ़पटल, रक्तपटल, श्वेतमंडल, परितारिका, पुतली। ठीक है, या भाग आ गए। सबसे पहले देखिए दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है, मनुष्य का एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र जो होता है एक खोखले गोले के समान होता है। नेत्र यहाँ पे जो है मिसिंग है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये होता है दृढ़पटल। फिर आ जाता है आपका रक्तक पटल। दृढ़पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी हुई काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आंख पर अपरिवर्तित होने वाले प्रकाश का शोषण करता है। इसे कोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, कोराइड किसे कहते हैं, रक्तक पटल को। ध्यान रखिएगा, रक्तक पटल को कोराइड भी कह देते हैं। फिर आता है आपका श्वेतमंडल। यह कठोर पारदर्शी गोलीय संरचना होती है जो आंख में प्रकाश का अपवर्तन करती है। आंख में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, श्वेतमंडल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बन रहे हैं जो क्वेश्चन बताती भी चल रही हूँ। ठीक है, फिर आता है परितारिका। कार्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस किसे कहते हैं, परितारिका को। और देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर जब भी बनता है, कार्निया के पीछे के रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का जो पर्दा होता है उसे क्या कहते हैं, आइरिस। ठीक है, आगे देखिए पुतली। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, यह गोल तक काली होती है। ध्यान रखिएगा, आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। या फिर आ जाता है आपका नेत्र तारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा, आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है, ठीक है, उसे नेत्र तारा कहते हैं। ये गोल तथा काली होती है। दृष्टिहीनता के समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। दृष्टिहीनता को समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी ना देखने की स्थिति होती है। ठीक है, दृष्टिहीनता से का तात्पर्य आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्विज्ञान में नेत्रों से कुछ भी ना देखने की स्थिति। शैक्षिक दृष्टि से और चिकित्सीय दृष्टि से, देखिए दोनों ही प्रकार से देख लेते हैं। शैक्षिक दृष्टि से दृष्टिबाधिता एक ऐसा दृष्टि विकास है जिसके परिणामस्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से संभव ना हो सके। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से क्या है, शैक्षिक दृष्टि से दृष्टिबाधिता एक ऐसा दृष्टि विकास है जिसके परिणामस्वरूप दृश्य सामग्री का प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव ना हो सके। चिकित्सीय दृष्टि से, चिकित्सीय विधि से दृष्टिबाधिता की परिभाषा दृष्टि तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित है, जिसको निम्नलिखित दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहला है दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर, फिर है आपका देखने के नेत्र के आधार पर।
दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, जबकि समान व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देख लेता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जाता है। दृष्टिहीन किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति 20 फीट की दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता, ठीक है, और जबकि समान व्यक्ति उसी वस्तु को क्या है 200 फीट की दूरी से भी देख लेता है, ठीक है। दृष्टि तीक्ष्णता को 20 से 200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को किस किस दूरी तक देख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं देखने के नेत्र के आधार पर। दृष्टि विकृत व्यक्ति को देखने के क्षेत्र का व्यास 200 से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 से अधिक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि 20 से अच्छी होनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं। अब तक हमने जाना दृष्टिबाधित बालक किस प्रकार कैसे कैसे होते हैं, फिर आ जाते हैं आपके दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं। मानव जीवन में दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक अनुभवों मानव की दृष्टि से संबंधित होते हैं तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति का जीवन भी बाधित होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक विकलांग बालक जो अपने हाथ पैरों से लाचार है वह भी अपना कार्य ही करता है, ठीक उसी प्रकार दृष्टिबाधित बालक भी किसी न किसी प्रकार से अपना स्वयं का कार्य कर ही लेते हैं, परंतु विकलांगों की तरह दृष्टिबाधित बालकों में भी कई विशेषताएं पाई जाती हैं। किस विशेषताएं देखिए, पहली होती है दृष्टिबाधित बालकों की मानसिक योग्यता, फिर भाषा का विकास, फिर सामाजिक व संयोजन संबंधी कार्य। सबसे पहले देखते हैं दृष्टिबाधित बालकों की मानसिक योग्यता, ठीक है, चूंकि वह किसी न किसी रूप से जो है व्यथित हैं तो मानसिक योग्यता भी उनकी व्यथित होगी, है ना। तो दृष्टिबाधित बालक वह बालक होते हैं जो कि अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते। ये बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध तथा अनुसंधान कार्य से पता चलता है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए या शिक्षा का अवसर मिले तब इनकी बुद्धि लब्धि अचानक बढ़ जाती है। यह बालक किसी वस्तु की दूरी को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे दूरी को देख नहीं सकते, अतः इनकी दूरी पर प्रत्यय विकास नहीं होता। दृष्टिबाधित बालकों में एकाग्रता का विकास होता है, देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है तथा सुनने से कौशल उत्तम होता है। प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव द्वारा, द्वितीय संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है, क्योंकि इस देखिए दृष्टिबाधित बालकों को क्या होता है, उसमें एकाग्रता की जो है जागरूकता पाई जाती है, अधिक एकाग्रता होती है, वो चीज़ को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है दृष्टिबाधित बालकों की भाषा का विकास। दृष्टिबाधित बालकों की भाषा जो होती है, बालकों में भाषा दोष नहीं होता है, वह ठीक प्रकार से सुन व बोल सकते हैं। यह सुनना तथा बोलना भी भाषा के प्रमुख कौशल होते हैं। मुख्य रूप से भाषा को ही संप्रेषण का माध्यम माना जाता है, परंतु अंधे बालक देखकर सीखते हैं तथा दृष्टिबाधित बालक इसी प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं, ठीक है। जो अंधे नहीं होते हैं वह देखकर सीखते हैं, अंधे नहीं अन्य बालक आएगा यहाँ पे, अन्य बालक देखकर सीखते हैं तथा दृष्टिबाधित बालक इस प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं। यह सिर्फ शब्दों से ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, ना कि इंद्रियों के माध्यम से। दृष्टिबाधित बालक सुनकर ही शब्द का चयन करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि इंद्रिय क्रियाशील नहीं होती हैं। संपूर्ण जानकारी व ज्ञान श्रवण इंद्रियों के द्वारा ही इन पर आधारित होता है। किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण भी इन्हें नहीं हो पाता है, ठीक है। तथ्यों को ये भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। उसे रंगों का कोई बोध नहीं होता, इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती, उसे रंगों का कोई पता नहीं होता, इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती तथा उसके अनुभव भी पूर्ण नहीं होते। उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है। जो देखिए जब देख नहीं पाते हैं तो सिर्फ सुन पाते हैं और छूकर स्पर्श करके ही समझ पाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं दृष्टिबाधितों की सामाजिक व संयोजन संबंधी कार्य। दृष्टिबाधित बालकों के व्यक्तित्व की समस्या आंतरिक नहीं होती हैं। यदि इन बालकों में संयोजन क्षमता की समस्या सामाजिक कारणों से होती तो बालक अपने संयोजन को सुनिश्चित कर लेते, ठीक है, लेकिन इनमें कोई संयोजन की संबंधी समस्या नहीं होती है। दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण। साधारणतः हम दृष्टिबाधित बालकों को 2 भागों में बांटते हैं, ध्यान रखिएगा कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक होता है आंशिक दृष्टिबाधित बालक और दूसरा होता है पूर्ण रूप से अंधे बालक। जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं, देखिए वो कैसे होते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं वह बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा या उत्तम दर्पण की सहायता से शब्द पढ़ लेते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आँख में होती है। ये 20 फीट की दूरी तक आराम से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक तो देख सकते हैं, परंतु बाधित बालकों की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि कारण कम हो जाती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है वह बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है, ठीक है।
विजुअल एक्टिव जो होती है एक्यूटी, यानी कि देखने की क्षमता। दूसरा, वह बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंध से पीड़ित होते हैं। तीसरा, वह बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित हैं या उन रोगों से ग्रस्त हैं जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं। चौथा, वह बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा चिकित्सकों के अनुसार कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाली सामग्री के आधार पर ही लाभान्वित उन्हें कर लिया जाता है। अतः आंशिक रूप से बाधित बालकों को मेडिकल परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। इन बालकों की आंखों का परीक्षण भी किया जाना अति आवश्यक होता है। विद्यालय में भी स्वास्थ्य सेवा विभागों का यह कर्तव्य है कि विद्यालयों में परीक्षण व्यवस्था कराएं तथा बालकों को इसी प्रकार की शिक्षा का निर्देश दें ताकि बच्चों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। देखिए, जब आप अध्यापक बन जाते हैं तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किस प्रकार की समस्या हो रही है आप उन्हें जो है जानें। यदि किसी प्रकार से आपको लगता है कोई बच्चा जो है आपका दिव्यांग है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या नेत्र किसी भी प्रकार से अगर दिव्यांग है, तो आप उसकी सूचना विभाग को दे सकते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ शिक्षक जो होते हैं विशेष निर्धारित होते हैं, जो कि आपके विद्यालय में आकर उनको स्पेशल शिक्षा देते हैं, जिसे विशिष्ट शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, और विशिष्ट शिक्षा के लिए आपके जो है अध्यापक ऑलरेडी जो है विद्यालयों में नॉर्मल संचालित विद्यालयों में आकर बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में ही शिक्षा देते हैं। फिर आता देखिए आगे देखते हैं गंभीर दृष्टि बाधित बालक। देखिए, जैसा भी बालक आपका दिव्यांग बालक है, किसी भी प्रकार का दिव्यांग बालक है, हर प्रकार के बालकों की सुविधाएं आपके विद्यालयों में दी हुई हैं। सामान्य बालकों के साथ ही वे बालक पढ़ते हैं और उनकी सूचना बस आपको विभाग को देनी होती है। एक शिक्षक बनने के बाद आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने विद्यालय में किस प्रकार से बालकों की पहचान करें और बालकों की पहचान करने के बाद उन्हें किस प्रकार से उन्हें किसी समस्या से या किसी समस्या के समाधान हेतु या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे श्रवण बाधित बालक है तो उसे सुनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, या मानसिक रूप से बाधित बालक है तो उसे किस प्रकार से कौन सी सुविधा दी जाए, तो उससे आपको जो है जानकारी होनी चाहिए और उसका विभाग को सूचना दी जाती है। सूचना देने के उपरांत विशेषज्ञ आते हैं और विशेषज्ञ जो होते हैं आपको उस बच्चे को शिक्षित करते हैं। तो बच्चा जो होता है हमारा पढ़ाई में सामान्य बच्चों के साथ लेवल में आ जाता है, और जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं भी दी जाती हैं और उनको विशिष्ट शिक्षक जो होते हैं वो आकर शिक्षित अपने समय पर करते हैं। फिर देखते हैं गंभीर दृष्टिबाधित बालक। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों को पहचानना अत्यंत सरल होता है। यह बालक ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20/220 होती है तथा ये श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। यह बालक चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी नेत्रबाधित बालक होते हैं ये बिल्कुल ही, और इनमें जो है सिर्फ छू के महसूस करा जाता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ एक मास्टर साहब जो थे, वो हमारा जब प्रशिक्षण हुआ था नेत्रबाधित बालकों वाला, तो उसमें हमने ब्रेल लिपि जो है देखी थी। ब्रेल लिपि एक लुई ब्रेल द्वारा जो है बनाई गई दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लिपि है, जो बढ़िया लिपि है, जो कि जो है क्या होता है उसमें विभिन्न प्रकार के छिद्र करके और उस पन्ने को उल्टा करके पढ़ा जाता है। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो होते हैं बच्चे उसको छू कर उसका एहसास करते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो बिंदी होती हैं, 6 बिंदियों से एक शब्द जो होता है, 6 डॉट्स में एक शब्द बनता है। यानी 6 डॉट्स दिए होते हैं, उसमें अगर एक डॉट्स में छेद आप करते हैं तो कोई और अक्षर बनता है, और 2 डॉट्स छेद आप बनाते हैं तो कोई और अक्षर बनता है। ऐसे ऐसे में 2 बना देते हैं, कोई अक्षर बनेगा। ऐसे ऐसे में 2 बनाएंगे, कोई और अक्षर बनेगा। ऐसे ऐसे में 2 बनाएंगे तो कोई और अक्षर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 डॉट आप किसी भी तरीके से अलग अलग करके बनाएंगे तो कोई और अक्षर बनता है। तो उसी प्रकार से बच्चे जो है उसको छू के पहचान लेते हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे है, इस प्रकार से वाला अक्षर बनता है। तो ये प्रकार की ब्रेल लिपि है जो बच्चों को छूकर महसूस कराए कर और बच्चों को बताई जाती है कि ये चीज़ इस प्रकार से लिखी हुई है। आप देखेंगे कि एग्जाम्स की जो कॉपी होती हैं उसमें ऊपर को जो होते हैं कुछ प्रकार के कुदे हुए अक्षर होते हैं, और उसका अगर आप छूकर देखेंगे दर दरा दिखाई देता है। ये नेत्रहीन बालकों के लिए जो होता है बताया जाता है, इसमें लिखा होता है ब्रेल लिपि में। ये एक प्रमुख लिपि है जिसको सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है, और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए बिल्कुल नेत्रहीन जो बालक होते हैं उनके लिए इसी से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जो बच्चों की IQ 20 से 200 होती है, ऐसे कम होने पर, इसी प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर इन बालकों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे बालक जिनकी दृष्टि बहुत अधिक बाधित होती है, वह बालक किसी का भेद तक नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर के द्वारा इन बालकों की पहचान कर इन्हें चश्मा लगाया जाता है तथा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इनकी आंखों की दशा में जितना संभव हो सुधार हो जाए। यथा बालकों की आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक कराई जा रही हैं तो बालकों को चश्मे का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंधे बालक जो होते हैं अपनी दूसरी इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
अतः इनकी अन्य इंद्रियों के स्वास्थ्य की प्रभाव करनी चाहिए। जो नेत्रहीन बालक होते हैं इनके अन्य इंद्रियों की परीक्षण होता है कि जिससे कि अगर इनके अंदर नेत्र दृष्टि दोष है तो उसको जो है अन्य और कोई दोष ना हो, जिससे कि इनकी जो है क्षमता अन्य इंद्रियों की बनी रहे और अच्छे से ये किसी चीज़ को सीख पाएँ। ठीक है, फिर आ जाते हैं दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, किया गया है। देखिए, दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण 3 प्रकार का इसका वर्गीकरण है। सबसे पहले है आपका चार प्रकार का वर्गीकरण है आपका। पहला है स्तरदा, फिर वर्ग ए, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। पहला है आपका स्तरदा जो है वह है 6/9 से 6/18 तक। ठीक है, ये जो है आपका 6/24 से 6/36 तक, ये 20% बच्चों की जो बाधित होते हैं उनमें होता है। फिर वर्ग ए में आ जाता है 6/18 से 6/36 तक। फिर क्षतिपूर्ण आंखें होती हैं इसमें 6/60 से 0 तक, ये 40% बाधित बालक होते हैं। फिर वर्ग स्तर आ जाता है आपका वर्ग स्तर 2। उत्तम आंखें होती हैं 6/36 से 6/60 तक, और क्षतिपूर्ण आंखें होती हैं 6/60 से 0 तक, 3/60 से 0 तक। फिर बाधितता का प्रतिशत होता है इसमें 75%, और जो उत्तम आंखें होती हैं इसमें 1 से 0 तक वर्ग 3 में, और क्षतिपूर्ण आंखें होती हैं इसमें दृष्टि क्षेत्र 100 तक, और बाधितता का प्रतिशत इसमें होता है 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे। अब हमारे कक्षा में बहुत सारे बालक होते हैं, तो दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसे करेंगे। अब मान लो हमारा बच्चा हल्का सा जो है दृष्टिबाधित है, तो कैसे पहचान करेंगे उसकी, है ना। तो उसी प्रकार से पहचान करना भी हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि कक्षा में बैठ रहे सभी बच्चों को क्या है वह ध्यान रखे कि अब घर पे जैसे मान लो बच्चा मोटे मोटे काम कर रहा है, ठीक है, नहीं ध्यान दिया किसी प्रकार से अगर समस्या है तो, लेकिन जब क्लास का हमारी कक्षा में बच्चा आता है तो हम उसे देखते हैं कि बच्चा या तो चौंध रिया, जैसे आंखें चौंध जाती हैं तो आंखें छोटी छोटी करके देखता है, या दूसरे की पुस्तक में झाँकेगा, है नहीं है, ये किसी प्रकार की समस्या आएगी, या बोर्ड के पास आके खड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये अपना काम अधूरा छोड़ देगा, घूर के देखता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्षमता दृष्टिबाधितता हो रही है। ठीक है, अब देखिए व्यवहार द्वारा पहचान। देखिए इसमें आप जिस प्रकार से हमारा जो लिखा हुआ है वो उसको देख लेते हैं। व्यवहार द्वारा दृष्टिबाधित बालकों की पहचान उनके व्यवहार द्वारा शारीरिक बनावट व उनके लगातार निगरानी रखकर भी किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत अक्सर सिर दर्द बतलाते हैं, व दर्द के बाद आंखें बंद कर लेते हैं। बच्चा आंखों को अत्यधिक मलता है, पुस्तकों को आंखों के निकट रखकर पढ़ता है, बार बार पलकें झपकाता है आदि। ठीक है, लगातार कक्षा निरीक्षण द्वारा अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कर सकते हैं। कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देखने या चार्टों को पढ़ने आदि में कठिनाई पाते हैं तो उनमें दृष्टि दोष पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं शारीरिक चिन्ह। यदि बच्चों की आंखें सूजी हुई हैं, लाल हैं, पानी बहती हुई दिखें तो बच्चों का समय से इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि दोष के लक्षण होते हैं। आंखों की जांच संबंधी टेस्ट। देखिए, वर्ष में कम से कम 2 बार बच्चों की आंखों का निरीक्षण करवाना चाहिए। हार्वर्ड के स्नेलन चार्ट द्वारा भी हम दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कर सकते हैं। स्नेलन चार्ट के अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से टेस्ट हैं जिनकी सहायता से दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान की जा सकती है। इशियाना टेस्ट भी इसी प्रकार का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, इशियाना टेस्ट। ठीक है, स्नेलन चार्ट ये नेत्रबाधित बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने बताया है क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि पेपर में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए दृष्टिबाधिता के कारण। और देखिए पहचान कैसे करी जाती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे एक भाई हैं, तो भाई हमारे क्या था, जैसे घर पे किसी समस्या जैसे ध्यान नहीं दिया गया कि उनके नेत्रों में दोष था, तो वह टहलने जा रहे थे सुबह सुबह अपने मामा के साथ, मामा साथ टहलने जा रहे थे। तो मामा जी ने जो है क्या कहा कि नाम लिया भाई का और बोलते हैं कि सजल जरा तुम वो देखो, वो बोर्ड पे वो लिखा हुआ है, वो तुम्हें समझ में मतलब कोई चीज़ थी, वहाँ पढ़वाया उनसे। तो बोले मामा मुझे तो ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मामा बोले मुझे तो साफ दिख रही है, तुझे क्यों नहीं दिख रही है। तो उन्होंने उसको भाई उससे कहा कि दूसरे बोर्ड को पढ़वाया। फिर जब उन्हें लगा कि हाँ ये नहीं पढ़ पा रहा, मुझे बिल्कुल साफ दिख रही है, तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो है दृष्टि दोष है, और वह तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले गए। तो उनके अंदर जो है दृष्टि दोष पाया गया, तो उनके अब चश्मा है चढ़ा हुआ। तो बच्चों की पहचान इसी तरीके से की जाती है कि आप ध्यान रखें उनका। आज के दौर में क्या होता है, बच्चे मोबाइल बहुत अधिक देख रहे हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा ही जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए एक मनोरंजन की चीज़ बन गई है मोबाइल आज के दौर में, तो ठीक है 99% बच्चा जो है मोबाइल में ही घुसा हुआ है। बहुत ही कम बच्चा मिलेगा ही नहीं आपको मोबाइल से हटा हुआ बच्चा। जिधर देखो मोबाइल के चक्कर में बच्चा जो है इतना ज़्यादा हावी हो गया मोबाइल बच्चे पे कि बच्चा छोड़ना ही नहीं चाहता मोबाइल को।
तो ये मोबाइल जो है, इसकी जो किरणें होती हैं मोबाइल की, वो नेत्रों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर करती हैं। तो आप देखेंगे आज के दौर में क्या है, हर बच्चा ही चश्मा लगाया हुआ है, 90% बच्चा चश्मा लगाया हुआ है। ठीक है, कोई सर दर्द की वजह से चश्मा लगाया हुआ है, किसी को दोष है वो चश्मे लगाया हुआ है, कोई किसी वजह से चश्मा लगाया हुआ है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए। ठीक है, मोबाइल की तो किरणें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अब दृष्टिबाधिता के कारण क्या होते हैं? कारण यही है, मोबाइल सबसे मेन कारण है आज के दौर में, तो मोबाइल ही सबसे मेन कारण है ना। तो दृष्टिबाधिता के संबंधी कारणों का वर्णन इस प्रकार है। आंखों में कई प्रकार के केंद्रीकरण की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, और आंखों की पुतली की गति के कारण भी दृष्टिबाधिता रोग हो जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियों के कारण भी आंखों का केंद्रीकरण आंतरिक अथवा बाह्य हो जाता है, जैसे इसोफोनिया, एक्सफोनिया, हाइपरफोनिया, हेट्रोफोरिस आदि। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बीमारियाँ बताई हैं, इसोफोनिया, एक्सोफोनिया, हाइपरफोनिया और हेट्रोफोरिस, ये आपकी दृष्टिबाधित बीमारियाँ हैं। केंद्रीकरण का कारण पंचानुगत वातावरण दोनों ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो बताए हैं यहाँ पर, इसोफोनिया, एक्सोफोनिया, हाइपरफोनिया और हेट्रोफोरिस। फिर देखिए आगे, संज्ञानात्मक और विकासात्मक विकार की दृष्टिबाधिता पैदा करते हैं। संज्ञानात्मक और विकासात्मक विकार भी दृष्टिबाधिता पैदा करते हैं। एनाफेथेलिमिया, माइक्रोफ्रैथेलिमिया, रेटिनब्लेसोटमा आदि प्रकार के विकार इनमें से हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकासात्मक विकार जो होते हैं, जो दृष्टिबाधिता पैदा करते हैं, उनमें आ जाता है एनाफ्थेलिमिया, माइक्रोफ्थेलिमिया व रेटिनब्लेसोटमा आदि प्रकार के विकार। ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार की आंखों की बीमारी होती हैं, जैसे ट्रैकोमा, ग्लूकोमा आदि, और आंखों का संक्रमण दृष्टिबाधिता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, ध्यान रखिएगा, नेत्रबाधित बीमारियां हैं। कभी कभी आंखों की बीमारी के अलावा साधारण सी बीमारी भी दृष्टिदोष का कारण बन जाती है, जैसे शुगर, कैंसर, थायराइड, मलेरिया व गुर्दे संबंधी बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दृष्टिदोष पैदा कर सकती हैं। समय से पहले प्रसव, एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग और प्रसव के समय प्रयोग होने वाले औजार भी आंखों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिससे दृष्टिबाधिता हो सकती है। जन्म से पूर्व अवस्था में माँ द्वारा गलत दवाइयों का प्रयोग, असंतुलित आहार और उचित वातावरण न मिलने के कारण ही बच्चों में दृष्टिदोष हो जाता है। अब देखते हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा। कैसी शिक्षा होती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए? बहुत से दृष्टिबाधित बच्चों में सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है। बहुत से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ये बच्चे सुनकर व स्पर्श द्वारा सूचना ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल सुनकर व स्पर्श द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे बहुइंद्रिय अनुभव दिया जा सके। इसके लिए घनात्मक पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। घनात्मक पाठ्यक्रम उन्हें सीखने में सहायता मिलती है उनको, और उनके लिए सुविधाजनक होता है। कौशलों के विकास में सीखने में सरलता होती है। घनात्मक पाठ्यक्रम में निम्न 6 क्षेत्र शामिल है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए घनात्मक क्षेत्र में 6 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें से पहला है आपका ब्रेल लिपि। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रेल लिपि। ठीक है, अन्य बच्चों के लिए, जो अन्य अंधे बच्चे होते हैं, नेत्रबाधित बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने लिखने की एक मूल प्रणाली होती है ब्रेल लिपि। इस ब्रेल लिपि का प्रतिपादन लुईस ब्रेली ने 1829 में किया था। ध्यान रखिएगा, लुईस ब्रेल ने 1829 में किया था, जो कि एक फ्रांसीसी संगीतकार थे लुईस ब्रेल। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। पूर्ण रूप से अंधे व जिनको बहुत ही कम दिखाई देता है, उनके लिए ब्रेल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये 6 डॉट सेल की बनी होती है, जो 63 भिन्न चित्रों को बतलाती है। 26 बिंदुओं डॉट्स को प्रयोग 26 अक्षरों अल्फ़ाबेट के लिए किया जाता है। बाकी 33 बिंदु चिन्हों आदि की प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ब्रेल प्रणाली में प्रायः लिखने के 2 तरीकों का वर्णन किया जाता है। देखते हैं आगे। पहला आ जाता है आपका प्रेकेंसवेलर, इसमें 6 चाबियाँ होती हैं। दूसरा आ जाता है आपका द स्लेट एंड स्टाइल्स। देखिए प्रेकेंसवेलर जो होता है, इसमें 6 चाबियाँ होती हैं। पिंजरे के हर एक डॉट के लिए इन बिंदुओं पर 1 से 6 तक नंबर दिए जाते हैं तथा उन 6 नंबरों पर ब्रेल अक्षरों में अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब उससे जो है 6 बिंदु जो डॉट होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है, और जो है 6 डॉट्स पे एक अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। और स्लेट और स्टाइल्स ब्रेल प्रणाली जो होती है प्रेकेंसवेलर से अधिक कठिन होती है। इस प्रणाली में छात्रों को स्पष्ट महसूस करके ब्रेल लिपि को पढ़ना होता है।
ठीक है। इसके बाद इसी तरह ब्रेल लिपि को याद किया जाता है। आजकल ब्रेल लिपि को विकसित करने के लिए कंप्यूटर ब्रेल प्रिंटर्स का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि खुदे खुदाए अक्षर आते हैं, उसे छू छू के बच्चे पहचानते हैं। इसी प्रकार से खिलौने भी टॉयज़ भी आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं प्लास्टिक के, जिसमें जो है अक्षर ब्रेल लिपि वाले खुदे हुए होते हैं। बच्चा उन्हें छू छू के महसूस करता है और फिर अपनी जो है उस पर जो है स्लेट पे जो होता है ब्रेल वाली, उस पर जो है लिखने का प्रयास करता है। फिर आ जाता है रुचि व रुझान गतिशीलता। रुचि व रुझान गतिशीलता, बच्चों की रुचि व योग्यता के अनुसार उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसका आधार श्रवण क्षमता, स्पर्श, सुगंध, स्वाद आदि होना चाहिए। फिर है सहायक सामग्री का प्रयोग। तकनीकी विकास ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी समान बच्चों की तरह नम्रतापूर्वक व्यवहार करना आसान बना दिया है। आंशिक व पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को बोलने के लिए वाले कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें संख्यात्मक प्रविष्टियों को ईयर प्लग द्वारा ऊंचा बोला जाता है। संख्यात्मक घड़ियां व मैग्नीफाइंग शीशे का भी प्रयोग बड़ा है। इसी प्रकार के शीशे द्वारा हम मुद्रित सामग्री को बड़ा देख सकते हैं और सुगमता से पढ़ सकते हैं। कुर्ज़वेल पढ़ने वाली मशीन छपी हुई सामग्री को मौखिक अंग्रेजी में बदल देती है। अब देखिए, पढ़ने वाली मशीन जो होती है, छपी हुई सामग्री को मौखिक अंग्रेजी में बदल देती है, उसे कहते हैं कुर्ज़वेल। ठीक है। अब आगे देखें, विविध इंद्रियों का प्रशिक्षण। विविध इंद्रियों का प्रशिक्षण, दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं बच्चों को बहु इंद्रिय सहायक सामग्री का उपयोग करने से बहुत लाभ होता है। इनकी इंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं व उनमें कौशलों का विकास होता है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में भाषा शिक्षा का बहुत योगदान होता है। टेलीविज़न भी सूचना का प्राथमिक स्रोत है, जिससे इंद्रियों का विकास होता है। असमर्थी बच्चों को कंप्यूटर से भी सहायता मिलती है। इस प्रकार दृष्टिबाधितों के लिए बहुत से ऐसे प्रशिक्षण व कार्यक्रम हैं जिससे उनकी इंद्रियों का विकास होता है। तो बच्चों, आज के हमने वीडियो में देखा दृष्टिबाधित बालक कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसे करी जाती है, कैसे इन्हें शिक्षा दी जाती है, क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से कारण होते हैं दृष्टिबाधिता के, और इनकी जो है शिक्षा कैसी होती है, किस प्रकार से दी जानी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ जुड़िए और डेली ही वीडियो देखिए, डेली क्लास लीजिए। देखिए, जैसा भी हम कह रहे हैं आपसे कि आपको पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू करने के साथ साथ। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं सिर्फ एमसीक्यू ही बता रहे हैं, ठीक है, सैद्धांतिक नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि आप पहले सैद्धांतिक पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू करें। देखिए, आप कोई भी परीक्षा दें, आप तक देखो आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए आदि की परीक्षा दी है, तभी तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के समय क्या है, अगर आप अभी भी एमसीक्यू करेंगे तो कितना पेपर आप हल कर पाएंगे। आप देखिए, आप नॉर्मल सी बात समझिए, अगर आपने हाई स्कूल का या इंटर का पेपर एग्जाम दिया था, ठीक है, तो आपने काय से तैयारी करी थी, बुक्स से तैयारी करी थी, ये कैसे पेपर से तैयारी करी थी, आंसर से तैयारी की थी। आंसर से तैयारी की थी तो आप अपने नंबर देख लीजिए, ठीक है, और बुक्स से तैयारी की है तो अपने नंबर देख लीजिए। देखिए, आप देखिए एक चीज़ मोटली सी नोटिस कीजिए। देखिए, जब हम बुक्स से पढ़ते हैं ना, तो हम पूरा ही पाठ का अध्ययन करते हैं और हमें पूरा पाठ अच्छे से पता होता है, और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम तुरंत उसका आंसर दे देते हैं। और जब हम आप गैस पेपर से या किसी आंसर से तैयारी करते हैं तो क्या होता है, हमें सिर्फ वही आंसर पता होता है कि जो है हमने पढ़ा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, बस इतना ही हमें पता है, आंसर देख पढ़ लिया हमने, ठीक है। अगर आपको डीपली देखना है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कैसी करी, तो इसकी पूरी जानकारी कैसे करनी मिलेगी। आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेगी ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पेपर आप देते हैं, सीटेट का नहीं, हम कह रहे हैं आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ये टेट का दे रहे हो, सीटेट का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो हैं, या जो है आप एमटेट का दे रहे हो, एमपीटेट का दे रहे हो, सुपर टेट का दे रहे हो, एनवीएस का दे रहे हो, सीजीटेट का दे रहे हो, केवीएस का दे रहे हो, ठीक है, रीट का दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, आपको करना क्या है, पहले आपको पाठ को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है उसे देखना है, उसके हिसाब से आपको बुक्स पढ़नी है, फिर उसके हिसाब से ही आपको जो है क्वेश्चन का आंसर करने हैं। आंसर का देखिए, क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत वीडियोस अब जो है लोग अपलोड कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के लिए। देखिए, 10 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। मैराथन देखिए आप, 3 घंटे की मैराथन दे रहा है इंसान, अपने चैनल पर दे रहे हैं मास्टर लोग कि जो है मैराथन देखिए 3 घंटे की मैराथन है साहब। लेकिन मैराथन में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को वो क्या है, छोटा सा समझा देते हैं, इतना सा क्वेश्चन को डीपली जरा सा नन्ना सा समझा देते हैं, वहीं के वहीं उस क्वेश्चन को आधा घंटा खींच देते हैं, ठीक है। उन्होंने 3 घंटे के मैराथन में आपको 100 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है जब आपने पाठ ही नहीं पढ़ा है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाठ पढ़ना है, पाठ को समझना है, उसके बाद एमसीक्यू करना है, क्वेश्चंस करना है। देखिए आपको कैसे एग्जाम करना है, कैसे तैयारी करनी है, आपको एक वीडियो मैंने इसमें डाल रखी है अपने चैनल पर, आप उसको भी सुनिए, देखिए और समझिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी बाघ विकलांग बालक की। देखिए आपने श्रवण बाधित बालक कर ली हैं, दृष्टिबाधित बालक कर लिए हैं, अब आ जाते हैं बाघ बाधित बालक में। बच्चे जो बोलने में अक्षम होते हैं उनकी वीडियो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और तब तक के लिए आप मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।